नमस्कार पार्थ, मैं आपका सारथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार IQ पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे हैं, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे हैं। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे हैं। उम्मीद है अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो इसके बाद अपनी प्यारी सी क्लास पॉलिटी शुरू करते हैं। और पॉलिटी में हम लोगों ने भाग 3 मूल अधिकार के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग कल अनुच्छेद 21 को पढ़ा था, जिसमें प्राणिक स्वतंत्रता की बात करती है। और फिर इसके बाद आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक रहेगा जो हम लोग जो पढ़ रहे थे, मूल अधिकार के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ रहे हैं। अभी कल नहीं, अभी हम इसका 2-3 क्लास और जाएगी। मूल अधिकार के बारे में पढ़ रहे थे, अधिकार, ठीक है। भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक की बात करता है। हम लोग मूल अधिकार के बारे में पढ़ रहे थे कल। हम लोग ये भी पढ़ा। अच्छा, आप बताओगे कि शयन का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? ठीक है, विदेश जाने का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? जो इच्छा मृत्यु का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? ये सारी चीजें आप बताओ, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग किसके अनुच्छेद, किसके बारे में? आर्टिकल आ गया। नॉइस तो आएगी क्योंकि कबाड़ वाला आ गया है, क्योंकि मेरे रोड के बगल में ही है, ठीक है। थोड़ा सा कॉपरेट रखिएगा, ठीक है, कॉपरेट करिएगा। आप लोगों का थोड़ा सा मुझे सपोर्ट मिलेगा, मैं भी ये सारे डेकोरेशन, सारी व्यवस्थाएं कर लूंगा। बस आप लोग इसके करता धरता हो, मैं कुछ नहीं। आप लोग ही मेरे परिवार के हिस्सा हो, मेरे सपोर्टिव हो, मेरे कुछ भी कहो, सब आप ही हो मेरे, ठीक है। तो आप इस परिवार को सपोर्ट करिएगा, आगे बढ़ाइए, ताकि ऐसे नॉइस ना आए, मैं व्यवस्था कर सकूं, ठीक है। अनुच्छेद 21 फर्स्ट क्या कहता है? अनुच्छेद 21 कहता है, अनुच्छेद 21 क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 21 कल हम लोगों ने पढ़ लिया था, प्राणिक स्वतंत्रता की बात करता है। इसमें कई सारे कई चीजों का बात करता है, जैसे विदेश जाने का अधिकार, मानव दुरुपयोग का व्यवहार जो अधिकार है, यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार है। फिर उसके बाद आप देखो, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, स्वच्छ जल का अधिकार है, शयन करने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है। फिर उसके बाद इच्छा मृत्यु का अधिकार, ये सारी चीजें अनुच्छेद 21 में आती हैं, ठीक है। अनुच्छेद 21 फर्स्ट कहता है शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 कहता है कि शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। ये इसमें एक केस आया, इसमें देखोगे ये शिक्षा, ये कब जोड़ा गया था? अनुच्छेद 21 कब जोड़ा गया? ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया? 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में ये शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। इसमें कहता है कि 6 से 14 वर्ष कोई बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, इसमें कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। निःशुल्क शिक्षा की बात करता है कौन सा? जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में अनुच्छेद 21 फर्स्ट 21 ए जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन में? एक जो 86वां 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, इसमें ये जोड़ा गया कि अनुच्छेद 21 फर्स्ट जोड़ा गया, और इसमें ये कहा गया कि ये 6 से 14 वर्ष को बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार सरकार को देने। अब देखते हो यहाँ पे कि 6 से जो प्राइमरी हमारी स्कूल है, प्राथमिक स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूल जिसे बोला जाता है, उसमें 1 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, उनके खाने पीने की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, जूते की व्यवस्था, अटाई की व्यवस्था, बिल्ला की व्यवस्था, बेल्ट की व्यवस्था, और जो मिड डे मील की व्यवस्था, ये सारी चीजें उनके जो 14 वर्ष तक, ये सारी चीजें कौन देगा? स्कूल देगा, उन्हें शिक्षा भी स्कूल देगा। लेकिन आजकल अगर मैं सच्चाई बताऊं तो सरकारी स्कूलों की, तो आप एक बार जाकर देख लेना कि सरकारी स्कूल, मेरे बगल में भी एक स्कूल है सरकारी, उसमें देखता हूं कि वो लोग बढ़िया से खटिया बिछाए हुए हैं, आते हैं आराम से वहां पे सोते हैं, अखबार लेके आए हैं, पढ़ते हैं। बच्चों से वहां पे देखते हो तो वो लोग सारे काम करवाते हैं। यहाँ तक कि बच्चे देखते हो तो चावल भी बच्चे बीनते हैं, आलू भी बच्चे काटते हैं। कभी कभी तो ऐसे होता है कि जब पूरी सब्जी बनाना होता है तो कुछ बच्चियां जाती हैं तो
पूरी भी बेलती हैं। सोचो आप, हमारे सरकारी स्कूलों का स्तर कितना नीचे, कितना निम्नतर चलता चला जा रहा है। ऐसे देखो, ये हमारा जो व्यवस्था है, हमारी स्कूल है, ऐसे हमारी व्यवस्था, वो आराम से इतने पढ़े लिखे टीचर आते हैं, वो चाहते तो थोड़ा भी इनको अगर गाइड करते, ये बच्चे बहुत आगे तक जाते, लेकिन ये लोग बस सरकार की बस बैठ करके ले रहे हैं, और सरकार कुछ और ले रही है। ये सरकार और इनके बीच की कड़ियां हैं। जब सरकार ही अच्छी नहीं है तो ये कहां से बेचारे रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि अनुच्छेद 21 स्पष्ट ये कहता है कि शिक्षा का अधिकार, और ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में, जिसमें कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार सरकार को होगा। ठीक है, इसमें केस आया था, इसमें केस कौन कौन आए हैं, तो इसमें केस भी इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन कौन से केस आए वो भी देख लेते हैं। तो मोहिनी जैनवाद आया था, उन्नी कृष्णवाद आया था। मोहिनी जैनवाद, मोहिनी जैनवाद और उन्नी कृष्णनवाद, उन्नी कृष्णनवाद आया, उन्नी कृष्णवाद आया। ये दोनों केस क्या कहते हैं, ये दोनों केस इस शिक्षा के प्रति बात करते हैं। ये दोनों केस किसके प्रति, शिक्षा के प्रति, शिक्षा के प्रति, ये दोनों किसकी, शिक्षा के प्रति बात करते हैं। ठीक है, शिक्षा के प्रति ये बात करते हैं, शिक्षा के प्रति बात करते हैं। ठीक है, शिक्षा के प्रति ये दोनों केस जो आए थे, ये दोनों केस शिक्षा के प्रति बात करते हैं। अनुच्छेद 21 स्पष्ट यही कहता है। तो इसके बाद हमारा अगला जो आ जाता है, कौन सा आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या कहता है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, किसके, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण की बात करता है। आपसे पूछेगा सवाल कि गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, ये अनुच्छेद किस अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद 22 में ये बात होती है कि शिक्षा जो गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण की बात होती है अनुच्छेद 22 में। ठीक है, अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण की बात होती है। सामान्य विधि, दंडित विधि के अंतर, ये दो प्रकार से आता है। ये क्या होता है, दो प्रकार के, सामान्य दंडित विधि के संबंध में, सामान्य दंडिक विधि के संबंध में, सामान्य दंडिक विधि क्या है, सामान्य दंडिक विधि के अंतर्गत, सामान्य दंडिक विधि के अंतर्गत और सामान्य दंडिक विधि के अंतर्गत अगर ये अंतर्गत ऐसे लिखा जाएगा, अंतर्गत आएगा, सामान्य दंडिक विधि के अंतर्गत आएगा। दांडिक होता है, दंडिक होता है, दांडिक होता है ना, ये दांडिक होता है। सामान्य दांडिक विधि के अंतर्गत अगर आएगा, सामान्य दांडिक विधि के अंतर्गत, यानी कि अगर वो कम, जैसे कि मारपीट किया होगा, कहीं झगड़ा कर लिया होगा, इसके संबंध में आपको गिरफ्तारी संरक्षण दिया जाएगा, तो वो सामान्य विधि में आती है, वो सामान्य दांडिक विधि में आता है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये दांडिक विधि, एक कौन आता है, निवारक निरोध के अंतर्गत। ठीक है, एक सामान्य दांडिक विधि के अंतर्गत एक आता है निवारक निरोध, किसके, निवारक निरोध, किसके, निवारक निरोध के अंतर्गत यानी कि शक के आधार पर याद आया, धर्म कुछ समझ आए कि ये जो आपको गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण की बात कर रहा है अनुच्छेद 22, ये दो प्रकार के संरक्षण की बात करता है। एक तो सामान्य विधि के अंतर्गत अगर आते हो तो उसके प्रति संरक्षण की बात करता है। दूसरी बात ये करता है कि निवारक निरोध के अंतर्गत, जैसे यानी कि अगर आप पे शक है तो आपको हम गिरफ्तार करेंगे, तो आपको पुलिस गिरफ्तार करेगी। अगर आप सामान्य जो कोई झगड़ा कर ले, जैसे झगड़ा कर लिए, मार कर लिए, पीट कर लिए, तो इसमें आपको, तो आप सीधे सामान्य जो
आप दंड दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको जो निर्धारित किए गए वो दिए गए हैं। लेकिन अगर आपको शक है, अगर आप पे शक है, जैसे आप अपराध किए नहीं लेकिन हाँ शक है कि ये प्रधानमंत्री के ऊपर बम फेंकेगा, तो आपको शक है ना, तो आपको पकड़ जो सरकार क्या कर लेगी, पुलिस धर लेगी, धर के आपको बंद कर लेगी 2-3 महीने। ठीक है, अगर आप मारपीट किए हो तो आपको सामान्य है कि आप मार किए हो, आपको जाहिर सी बात है आपको वो पकड़ के लेके जाएंगे, पुलिस पकड़ के लेके जाएगी। ठीक है जी, तो सामान्य दांडिक विधि के अंतर्गत देखोगे तो कौन कौन सी बातें आती हैं। सामान्य दांडिक विधि, इसमें इसमें एक चीज और लिख लो, इसमें एक चीज और लिख लो कि अपराध करने या होने से पहले गिरफ्तारी, तब अच्छे थोड़ा सा और गिरफ्तारी पहले गिरफ्तारी। ठीक है, गिरफ्तारी पहले देखो अपराध होने या अपराध करने या होने से पहले गिरफ्तारी। अब आपको समझ आ जाएगा कि निवारक जो निरोध के अंतर्गत जो आता है वो उसमें आपको कैसे जो आपको कर लिया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। ठीक है, देखोगे अनुच्छेद 22 फर्स्ट ये कहता है, अनुच्छेद फिर उसके बाद आर्टिकल, यहाँ पे आर्टिकल लिखोगे। ठीक है, आर्टिकल 22A कहता है, 22A कहता है, अनुच्छेद 22A कहता है, फर्स्ट 22A का फर्स्ट कहता है, 22A का फर्स्ट कहता है कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। इसमें देखोगे ये बात करता है दोनों में। अभी मैं बताऊंगा कि किसमें आपको नहीं बताया जाएगा कि गिरफ्तारी का अनुच्छेद 22A फर्स्ट कहता है, अनुच्छेद 22A का फर्स्ट कहता है कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार आपको है। आपको अगर पुलिस पकड़ के ले जा रही है तो आपको ये पूछना जरूरी है कि आप मुझे क्यों लेके जा रहे हो, आप मुझे किस जुर्म में पकड़ के ले जा रहे हो। ये आपका मौलिक अधिकार है, ये मूल अधिकार है। आप उनसे पूछ सकते हो, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता, आपको पुलिस कुछ नहीं बोल सकती, बिना बोले आपको पुलिस ले ही नहीं जा सकती। आप उनसे पूछ सकते हो कि आप तुम मुझे क्यों लेके जा रहे हो, कि तुम मुझे हथकड़ी क्यों लगा रहे हो। तो अनुच्छेद 22A फर्स्ट कहता है, अनुच्छेद 22A का फर्स्ट कहता है कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। यहीं पे अनुच्छेद 22 का सेकंड क्या कहता है ये भी देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 22 का सेकंड कहता है गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तारी के बाद पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार है आपके पास। अगर आपकी गिरफ्तारी हो गई है, ठीक है, अगर आपकी गिरफ्तारी हो गई तो आपको यह अधिकार है कि आप पसंद का कोई भी आपका ऐसा वकील हो जो आपको लगता हो कि आपको जेल से छुड़ा लेगा, आपको केस को लड़ लेगा, आपको निर्दोष साबित कर देगा, तो आप अपने पसंद के वकील से परामर्श कर सकते हैं, उसे चुन सकते हैं। ठीक है, ये आपका ये अधिकार है। अनुच्छेद 22 फर्स्ट ये कहता है, ए का सेकंड ये आपसे कहता है। ठीक है, फिर इसके बाद अनुच्छेद 22, फिर इसके बाद आर्टिकल 22B, अनुच्छेद 22B क्या कहता है ये भी हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 22B क्या कहता है ये, ठीक है, कि 24 घंटे के अंदर जो है न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना, न्यायाधीश के समक्ष पेश करना नजदीकी न्यायालय में जब आपकी गिरफ्तारी हो जाती है, थाने में आपको 24 घंटे से अधिक कोई पुलिस या कोई प्रशासन नहीं रख सकता। आपको 24 घंटे के अंदर आपको किसी भी
मजिस्ट्रेट किसी भी आपको न्यायाधीश के सामने पेश करना होगा, किसी भी नजदीकी न्यायालय में, किसी भी नजदीकी न्यायालय में आपको पेश करना होगा किसी भी न्यायाधीश के सामने 24 घंटे के अंदर। ये प्रावधान किसमें दिया गया है? ये प्रावधान अनुच्छेद 22 बी में किया गया, सब क्लास बी में किया गया है कि किसी भी अपराधी को 24 घंटे के अंदर किसी भी न्यायाधीश के सामने कहीं भी किसी नजदीकी न्यायालय में आपको पेश करना होगा, ठीक है। अगर आपको ये नहीं होता है, आपके साथ ऐसा नहीं होता है, तो आप ये शिकायत सुप्रीम कोर्ट कर सकते हो कि आपके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, ठीक है। कई लोग ऐसे हैं जिनके साथ खेला जाता है, अनपढ़ समझा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका अधिकार है अनुच्छेद 22 बी के तहत कि 24 घंटे के अंदर कोई भी न्यायालय या न्यायाधीश के समक्ष पेश करना होगा आपको, नजदीकी न्यायालय में जाकर के, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं, कौन सी जो अनुच्छेद क्या कहता है, आर्टिकल, कौन सा हमारा आर्टिकल 22C में आ जाते हैं। आर्टिकल 22 का सब क्लॉज सी, सब क्लास सी क्या कहता है, सब क्लास सी क्या कहता है, ठीक है। देखो ये किसको किसको अधिकार नहीं देती, अनुच्छेद देखो, अनुच्छेद 22C क्या कहता है, ये आर्टिकल 22A और 22B जो है, अनुच्छेद 22A 22B ये अधिकार देखोगे, विदेशी शत्रु, जैसे कि विदेशी शत्रु है, विदेशी शत्रु को निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तारी हुई है, इसकी निवारक निरोध के अंतर्गत ये गिरफ्तार हुआ है। अगर विदेशी शत्रु हो, जैसे कि देखोगे विदेशी शत्रु हो, निवारक निरोध, विदेशी शत्रु हो, निवारक निरोध हो, आयकर विभाग हो, निवारक निरोध हो, विदेशी शत्रु, यही लिखेंगे थोड़ा सा, विदेशी शत्रु निवारक निरोध के अंतर्गत अगर किसी को पकड़ा गया है, अगर विदेशी शत्रु है या निवारक निरोध के अंतर्गत किसी को पकड़ा गया है, आयकर विभाग का कोई अधिकारी, जैसे कि कोई आतंकवादी है कोई आतंकवादी है या आयकर विभाग का आयकर विभाग का कोई अधिकारी है, तो ये अधिकार जो है, ये अनुच्छेद 22A जो कहता है कि गिरफ्तारी का कारण पूछ जानने का अधिकार है। अनुच्छेद 22A कहता है गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, पसंद के वकील का परामर्श करने का अधिकार है। अनुच्छेद 22B कहता है 24 घंटे के अंदर उच्च मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ये दोनों अधिकार इन लोगों को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 22C कहता है कि ये अधिकार जो होंगे, अनुच्छेद 22A और 22B, ये अधिकार विदेशी शत्रु निवारक निरोध के अंतर्गत कोई पकड़ा गया व्यक्ति हो या आतंकवादी हो या आयकर विभाग कोई अधिकारी अगर इसमें पकड़ा गया है, तो उसको ये अधिकार नहीं है, उसको ये अधिकार नहीं प्राप्त है, नहीं मिलेगा, ये अधिकार उसको नहीं मिलेगा। सरासर अनुच्छेद 22C कहता है कि अनुच्छेद 22A और 22B के अंतर्गत ये अधिकार इन लोगों को नहीं मिलता है। याद रखिएगा, विदेशी शत्रु निवारक निरोध के अंतर्गत जिस शक के आधार पर किसी को पकड़ा गया हो, या तो आतंकवादी हो या ये आयकर विभाग का कोई अधिकारी हो, इसे ये अधिकार नहीं दिया जाता है कि आपको अपने पसंद का वकील चुनने का अधिकार हो, आपको ये जो परामर्श करने का अधिकार, आपको कारण पूछने का अधिकार हो, ये नहीं होता है। आपको 24 घंटे के अंदर कहीं मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा। अगर ये व्यक्ति पकड़े जाते हैं तो इनको पुलिस कितने दिन भी जेल में रख सकती है, जेल में रख सकती है, उन्हें वो कारण नहीं भी बता सकती है, उन्हें परामर्श, जो वकील से परामर्श करने की इजाजत नहीं दिया जाता है। ये दोनों अधिकार इन लोगों के लिए वंचित है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद अनुच्छेद, फिर उसके बाद हमारा आर्टिकल जो आ जाता है, फिर उसके बाद आर्टिकल जो 22D, अनुच्छेद 22D आता है, ये क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं इसको, ठीक है।
निवारक निरोध के अंतर्गत, निवारक निरोध के अंतर्गत, अंतर्गत किसी व्यक्ति को 3 माह तक अंदर रख सकते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति को 3 माह तक अंदर अंदर रख सकती है। को निवारक निरोध के अंतर्गत किसी व्यक्ति को व्यक्ति को 3 माह तक अंदर रख सकते हैं। निवारक निरोध शक के आधार पर किसी व्यक्ति को अगर आप जो गिरफ्तार किए हो तो उसे आप 3 माह तक अंदर रख सकते हो। 3 माह तक आप उसको अंदर रख सकते हो। ये अनुच्छेद 22D कहता है। ये अनुच्छेद 22D कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 22D ये बात करता है। अनुच्छेद 22D ये बात करता है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ इसको मिटाते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा यहाँ लिखते हैं। ठीक है, लिखते चलिएगा आप लोग। याद उम्मीद है कि आप लिख रहे होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग बोला जाता है ना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ऐसा नहीं पढ़े होंगे आप अभी तक, ऐसा आपको पढ़ाया नहीं गया होगा। अनुच्छेद 22E, अनुच्छेद 22 सब क्लॉज ई क्या कहता है, ये भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देखेंगे। अनुच्छेद 22E क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के अंतर्गत क्या कहता है, किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है तो उसे सूचना, गिरफ्तारी का सूचना देना आवश्यक है। उसे गिरफ्तारी की सूचना देना, तो उसे गिरफ्तारी का सूचना देना आवश्यक है कि हमें किसी व्यक्ति को अगर हम लोग निवारक निरोध या शक, निवारक निरोध का मतलब शक के आधार पर किसी व्यक्ति को हम लोग अगर गिरफ्तार करते हैं तो उसको गिरफ्तारी की सूचना दे सकते हैं कि हम तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये हमको नहीं पता, ये क्यों कर रहे हैं हमको ये नहीं पता, हम तुम्हें बस सूचना दे देंगे कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा, बस इतना बताया जाएगा, कारण है बताया जाएगा। अनुच्छेद 22 अनुच्छेद फिर क्या कहता है, आर्टिकल 22F क्या कहता है ये भी देखते हैं। अनुच्छेद 22F कहता है कि गिरफ्तारी निरोध के अंतर्गत, निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तारी का कारण तभी बताया जाएगा जब उसे सार्वजनिक हित में हो। तो उसको ये गिरफ्तारी का कारण तभी बताएगा कि देखो गिरफ्तारी निवारक निरोध के अंतर्गत, निवारक निरोध शक के अंतर्गत गिरफ्तारी का कारण तभी बताया जाएगा जब सार्वजनिक हित में हो। तभी बताया जाए जब उसमें सार्वजनिक हित शामिल हो। तभी बताया जाएगा जब उसमें सार्वजनिक हित शामिल हो। जब उसमें सार्वजनिक हित शामिल हो, याद रखिएगा, हित शामिल हो। अगर विरुद्ध है सार्वजनिक हित के, अगर विरुद्ध है, अगर वो विरुद्ध है, सार्वजनिक हित के विरुद्ध है तो नहीं बताया जाएगा, ठीक है,
नहीं बताया जाएगा। अगर वो सार्वजनिक विरुद्ध, अगर सार्वजनिक हित की अगर विरुद्ध है तो नहीं बताया जाएगा, ठीक है, नहीं बताया जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति अगर बम लिया है, आतंकवादी, तो वो उसको नहीं बताया जाएगा, उसको नहीं बताया जाएगा, ठीक है, नहीं बताया जाएगा, ठीक है, अगर सार्वजनिक हित में अगर नहीं है तो। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और क्या है, अब आ जाए कौन, जी। अब कौन आता है, एफ, अब जी आता है, अनुच्छेद 22 जी आता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग लिखना और प्रारंभ करेंगे कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा, हाँ, ठीक है, फिर यहाँ अनुच्छेद आर्टिकल 22 जी, अनुच्छेद 22 जी क्या कहता है, ठीक है, अनुच्छेद 22 जी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। निवारक निरोध कानून का निर्माण, देखो निवारक निरोध, निवारक निरोध कानून का निर्माण संसद करती, निवारक निरोध, निरोध कानून का निर्माण, कानून का निर्माण, निर्माण संसद करती है, संसद करती, करती, संसद करती है। निवारक निरोध कानून का निर्माण कौन करता है, हमारी संसद करती है, हमारी संसद करती है। अनुच्छेद 22 जी क्या कहता है, निवारक निरोध कानून का निर्माण हमारी संसद करती है, ठीक है। देखोगे निवारक निरोध अधिनियम 1950 आया था, यहीं पे लिखना कि निवारक निरोध अधिनियम अधिनियम आया था 1950 में। निवारक निरोध अधिनियम जो आया 1950 में आया था, और ये 1900 और ये 1969 में, 1969 शायद था, हाँ 1969 में ये समाप्त हो गया, ये 1969 में समाप्त हो गया, समाप्त किया गया, 1969 में ये समाप्त हो गया था, 1969 में ये समाप्त हो गया था। विदेशी मुद्रा, यहीं पे देखोगे तो विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रा, ये केस आते हैं बाबू, विदेशी मुद्रा का, विदेशी मुद्रा का व्यसन क्या था, विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यसन, विदेशी मुद्रा का संरक्षण व व्यसन, व्यसन, व्यसन संरक्षण व्यसन निवारण, निवारण अधिनियम आया, जिसे कोपा पोसी कहा जाता है, कोपी पोसा कहा जाता है, ठीक है, अधिनियम आया, अधिनियम आया था, व्यसन निवारण अधिनियम आया, निवारण अधिनियम आया था, जिसे कोपी पोसा कहा जाता है, कोपी, कॉफी पोसा, कॉफी पोसा ही कॉफी पोसा नहीं, कॉफी पोसा है, कॉफी पोसा, क्या कॉफी पोसा 1974 में आया था, ये 74 में, 1974 में कॉफी पोसा कब आया, 1974 में आया था, ठीक है, कब आया तो देखोगे यहीं पे राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून आया, राष्ट्रीय सुरक्षा, सुरक्षा कानून आया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून आया था, कब आया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ये 1980 में आया था, एनएसए किया जाता है, एनएसए कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है, एनएसए, एनएसए कहा, ये 1980 में आया, ये कब आया था, एनएसए कब आया था, एनएसए आया था 1980 में, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आया, टाड़ा आया था, टाड़ा 1985 में आया और 95 में खत्म हो गया था, किसका नाम था, टाड़ा, टाड़ा आया था, किस आतंकवादी, टाड़ा आया, जो आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम आया था, टाड़ा, टाड़ा आया था, क्या आया, टाड़ा, टाड़ा आया था, टाड़ा आया 1985 में, और समाप्त कब हुआ था, टाड़ा कब आया था, 1985 में आया था, टाड़ा कब आया, 1985 में आया था, और 95 में समाप्त हो गया, और 1995 में समाप्त हुआ। टाड़ा कब आया, टाड़ा तो आतंकवादी, आतंकवादी ये क्या कहा जाता है, आतंकवादी और विध्वंसक, आतंकवादी और विध्वंसक, विध्वंसक क्रियाकलाप, क्रियाकलाप का निवारण अधिनियम आया था, ठीक है, जो है टेररिज्म, टेररिज्म एंड डेंजरस, डेंजरस, डेंजरस एक्शन, डेंजरस एक्शन अधिनियम आया, डेंजरस एक्शन अधिनियम आया था, डेंजरस एक्शन अधिनियम आया था, डेंजरस एक्शन अधिनियम आया कब, 1985 में आया था,
ठीक है। टेररिज्म एंड डेंजर एक्शन एक्शन निवारण अधिनियम आया था 1985 में, और 1995 में समाप्त हो गया, 95 में समाप्त हो गया था। ठीक है। फिर उसके बाद पोटा आया, कौन? फिर उसके बाद पोटा आया था, पोटा। कौन? पोटा आया। ठीक है, कौन आया? पोटा आया। पोटा कब आया था ये हम देख लेते हैं। पोटा क्या है? पोटा आया 2002 में, 2004 में समाप्त हो गया। पोटा कब आया? 2002 में आया और 2004 में ये समाप्त हो गया, ये समाप्त हो गया था। इसको आप लिख लीजिएगा, इसको आप जल्दी लिखोगे, इसको आप जल्दी लिखोगे, जल्दी आप इसको लिखो, लिखोगे आप जल्दी से, आप इसको लिखोगे। फिर उसके बाद कल हम लोग किसको करेंगे? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो कल हम लोग, हमारा जो टॉपिक रहेगा मूल अधिकार का ही रहेगा, अनुच्छेद जो 23 और 24 रहेगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार कल हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। और वीडियो कैसी लगी बताइएगा, अपना ध्यान रखिएगा, क्या लगेगा फीडबैक जरूर दीजिएगा, और इस परिवार को सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।